हाँ जी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रदर्स एजुकेशन हब पे। तो जिस कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू चल रहे थे उसी कड़ी के अंदर अपने कंटिन्यू फिर बात करते हैं। तो कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? तो सबसे पहले जिसने भी जो भी चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और एक अच्छे अगर वीडियो अच्छी लगे तो अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट भी कर देना, क्योंकि अपने इसी प्रकार चलते रहेंगे और बहुत अच्छी क्लास आपको देते रहेंगे। अपने एंड तक वहाँ तक चलेंगे जब तक पेपर इसका नहीं हो जाता, वहाँ तक चलेंगे जब तक इसका पेपर नहीं हो जाता। तो अपने पूरे लास्ट तक चलते हुए चलेंगे, जितने भी क्लासें हो जाए पूरी क्लास से लेंगे, अपने बहुत अच्छे से उसको करते हुए चलेंगे। तो साथ जुड़िएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लो। डिस्क्रिप्शन में पूरा आपको सिस्टम मिल जाएगा, वहाँ से कुछ भी लेना हो तो खरीद लेना, ठीक है। आगे बता दूंगा कोर्स कहाँ से परचेज कर सकते हो, तो बता दूंगा। सबसे पहला प्रश्न, कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? सुनना पहले। यह भारत का दक्षिणी क्षेत्र पड़ता है, ठीक है। यहां पे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। गुजरात के साथ में जो तट लगता है उसे सौराष्ट्र का तट कहा जाता है। महाराष्ट्र के साथ जो तट लगता है उसे कोंकण का तट कहा जाता है। यहां पे जो तट लगता है उसे कर्नाटक या फिर केरल, गोवा के साथ में उसे केनरा का तट कहा जाता है, केनरा या फिर कन्नड़ का तट। कर्नाटक के साथ में लगता है, सॉरी नीचे केरल के साथ में लगता है उसे मालाबार का तट कहा जाता है, मालाबार का तट। यहां पे लगता है उसे कोरोमंडल का तट कहा जाता है, कोरोमंडल। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के साथ कोरोमंडल का तट। आंध्र प्रदेश के साथ लगता है उसे गोलकुंडा का तट या फिर आंध्रा का मैदान कहा जाता है, गोलकुंडा का तट। ओडिशा पश्चिम बंगाल उसे उत्तरी सरकार का तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार का तट कौन से सरकार का? उत्तरी सरकार का तट उसे कहा जाता है, ठीक है। तो क्या प्रश्न पूछ रहा? सौराष्ट्र का तट गुजरात के साथ है, महाराष्ट्र का कोंकण के साथ, केनरा कन्नड़ का गोवा और कर्नाटक के साथ में, कर्नाटक का मालाबार के साथ, कोरोमंडल का तमिलनाडु, गोलकुंडा का तट आंध्र प्रदेश, ओडिशा का उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल यहाँ पे उत्तरी सरकार का तट। सिंपल सा प्रश्न पूछ रहा, कोरोमंडल समुद्री तट किसके साथ में लगता है? कोरोमंडल की बात कर रहा तो कोरोमंडल तमिलनाडु के साथ। ये प्रश्न पूछे गए प्रश्न है। महाराष्ट्र के साथ में तो कोंकण का तट लगता है, केरल के साथ में तो मालाबार का तट लगता है, गुजरात के साथ में तो सौराष्ट्र का तट लगता है। गुजरात के साथ में कौन सा? सौराष्ट्र का तट लगता है। यहां से अपने को यहां से पता होना चाहिए कोरोमंडल का तट किसके साथ में है। तो किसके साथ में है कोरोमंडल का तट? सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं। जो भी चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल के ऊपर नया जुड़ा है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुपों में शेयर भी कर देना, ठीक है। कौन सा राज्य है उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर। सबसे पहले तो 7 सिस्टर क्या है? 7 सिस्टर राज्य किसे कहा जाता है? अगर मैं बात करता हूं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
असम, मेघालय। यानी कि इस साइड में जो राज्य पड़ते हैं इस प्रकार के, जो यहाँ पे राज्य पड़ते हैं सभी के सभी 7 सिस्टर कहा जाता है। यहाँ पे कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। और 7 सिस्टर की जो बहन कही जाती है, 7 बहनों 7 सिस्टर की बहन कही जाती है असम को। असम को 7 सिस्टर की बहन कही जाती है, सबसे बड़ी कही जाती है इसे बहन। इसमें से कौन सा शामिल नहीं है? मेघालय है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल नहीं है, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा भी है। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है? पश्चिम बंगाल नहीं है। बी नंबर ऑप्शन अपना बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा प्रश्न था। सिलवासा राजधानी है दमन और दीव की, दादरा एवं नागर हवेली की, सिलवासा किसकी राजधानी दमन और दीव की पड़ती है? दादर और नागर हवेली की, लक्षद्वीप की, या फिर अरुणाचल प्रदेश की? किसकी राजधानी है? तो सबसे पहले बात करता हूं मैं, वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 यूटी, लद्दाख, जम्मू, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली व दमन और दीव, और 8 पे लक्षद्वीप। सिलवासा राजधानी है, यहां पे एक ऑप्शन होगा कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। लद्दाख की राजधानी लेह पड़ती है, जम्मू की राजधानी श्रीनगर, अंडमान की पोर्ट ब्लेयर, दिल्ली की नई दिल्ली, पुडुचेरी की पुडुचेरी, चंडीगढ़ की चंडीगढ़, दादर नागर हवेली व दमन और दीव की दमन, लक्षद्वीप की कवारती। सिलवासा पहले राजधानी हुआ करती थी दादर नागर हवेली की। सिलवासा पहले किसकी राजधानी हुआ करती थी? दादर नागर हवेली की पहले राजधानी सिलवासा हुआ करती थी। लेकिन जब दादर नागर हवेली व दमन और दीव को एक ही किया गया तो इनकी राजधानी क्या बन गई? इन दोनों की राजधानी को दमन बना दिया गया। तो इनमें से कोई नहीं, तो क्या लिखेंगे? इसमें से कोई नहीं, यानी कि कहूँ तो मैं लक्षद्वीप की राजधानी कवारती है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की ईटानगर, और दोनों को एक कर दिया गया, इनकी राजधानी दमन है। दोनों को एक कब किया गया था? 26 जनवरी 2020 को। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? शिव समुद्रम, जिसे शिव समुद्रम जलप्रपात भी कहा जाता है। सुनना, ये कर्नाटक और ये तमिलनाडु है, मान के चलना। कर्नाटक व तमिलनाडु में एक नदी बहती है, नदी का नाम कावेरी नदी। कावेरी नदी की बात करता हूं उद्गम की, तो कर्नाटक में होता है ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। उद्गम होता है यहां से। इसी कावेरी नदी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो कावेरी के ऊपर
कावेरी नदी के ऊपर कर्नाटक राज्य में कृष्ण सागर बांध और कर्नाटक राज्य में उसके ऊपर शिव समुद्रम जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात बना हुआ है कर्नाटक राज्य में। और कावेरी नदी पर यहाँ पे तमिलनाडु में मैटूर बांध बना हुआ, मैटूर बांध बना हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रश्न पूछा गया शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया जाता है, तो अपने कह सकते हैं कौन सी नदी के द्वारा, तो कावेरी नदी के द्वारा। कर्नाटक राज्य में बनता है कौन सी नदी के द्वारा, कावेरी नदी के द्वारा शिव समुद्रम जलप्रपात। कृष्णा की बात करता हूं तो उद्गम कहां से होता है इसका, महाबलेश्वर की पहाड़ी से, महाराष्ट्र से उद्गम होता है, महाराष्ट्र से उद्गम। गोदावरी की महाराष्ट्र से त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी से उद्गम होता है, महाराष्ट्र से ही। गंगा उत्तराखंड से निकलती है, यह अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से बनती है। वह भागीरथी के मिलने से कौन सी नदी का निर्माण होता है, गंगा नदी का निर्माण होता है। आगे चले, तो यहां से कावेरी नदी बिल्कुल ऑप्शन में सही था। हाँ जी, अगर आपको पूरा का पूरा पंजाब हाईकोर्ट का पूरा अगर आपको ऑनलाइन कोर्स चाहिए तो कुछ नहीं करना, प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर से टेस्ट माफिया एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। और वहां से क्या करना, आपको पंजाब हाईकोर्ट का पूरा कोर्स वहां पे रिकॉर्ड कोर्स मिल जाएगा। पंजाब हाईकोर्ट का पूरा रिकॉर्ड कोर्स सिर्फ और सिर्फ 899 में, सिर्फ और सिर्फ 899 में पूरा इसका रिकॉर्ड कोर्स आपको मिल जाएगा। इस 899 के साथ साथ और क्या फैसिलिटी है, जो क्लासरूम से लाइव क्लासेस चलती है, वो भी बिल्कुल फ्री है। क्लासरूम से जो लाइव क्लासेस चलती है वो बिल्कुल फ्री दिया जाएगा आपको। साथ में जो पैनल पीडीएफ होगा वो भी आपको क्या दिया जाएगा, वो भी आपको फ्री दिया जाएगा। तो 899 में बहुत कम इसका समय बचा हुआ है, काफ़ी ऑफर चल रहा है इसके अंदर, तो इसको बहुत कम फीस में, कुछ भी नहीं है। 5 बुक्स का जीके है, ज्योग्राफी है बेसिक सा, पॉलिटिकल है बेसिक और हिस्ट्री है बेसिक, स्टैटिक और करंट है, 5 ही चीज़ है। और 5 बुक्स हमारी टीम के द्वारा 5 बुक्स बिल्कुल तैयार की गई है, 5 बुक्स बिल्कुल रेडी की गई बुक्स है 5 बुक्स का। और ये 5 बुक्स हम होम डिलीवरी करते हैं, होम डिलीवरी सिर्फ 799 में, पूरा स्टडी मटेरियल 799 में। और पूरा अगर मैं बात करता हूँ तो जो कोर्स है वो 899 में। अगर आपको ये मंगवानी हो बुक्स तो हमारे कोच जो टेक्निकल टीम के फ़ोन नंबर है 7597500075 पे अपना एड्रेस बता के बुक्स भी मंगवा सकते हो। ठीक है, काफ़ी कम समय के लिए ऑफर बचा है। 799 में 5 बुक्स होम डिलीवरी कर देंगे, 2 से 3 दिनों में आपके पास घर पहुंच जाएगी और 899 में आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। मणिपुर, चाय पी लेता हूँ मैं साथ में। मणिपुर का अधिकांश धरातल है, मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी, पठारी, दलदली या फिर पर्वतीय। कौन सा है? चाय पीनी है, वैसे स्वाद है पूरी, रात को चाय पीने का मजा ही अलग है वैसे तो ना, खाने के टाइम पे साथ में, खाने के साथ में चाय हो तो मजा भी अलग है। आज पीनी है तो मणिपुर का अधिकांश धरातल है मैदानी है, पठारी है, दलदली है या फिर पर्वतीय पड़ता है। देखो इस साइड में कोई मैदान नहीं है, इस साइड में कोई भी मैदान नहीं है, पूरा का पूरा पूर्वी हिमालय पड़ता है यहाँ पे, पूरा का पूरा पूर्वी हिमालय पड़ता है, मैदान नहीं है। दलदली बाग नहीं है क्योंकि पठार के ऊपर हिमालय पड़ता है, वहां पे कौन सा दलदली बाग होगा, तो दलदली बाग भी नहीं है यहाँ पे। पठारी प्रदेश भी नहीं पड़ता,
यहाँ पे कि पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है, यानी कि पूर्वी हिमालय पड़ता है और हिमालय एक पर्वतमाला है। पूर्वी हिमालय पड़ता है, हिमालय एक पर्वतमाला है। तो मणिपुर का अधिकांश धरातल कौन सा है? धरातलीय पड़ता है। कौन सा पड़ता है? धरातलीय पड़ता है, आपको पता होना चाहिए। अगला, आपको यहां से एक अच्छी सी बात बताऊं, इतना आप पढ़ना, प्रश्न को पढ़ना। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? सुनना, एक बार प्रश्न को सुन लेना। ये इस साइड का अपना भारत पड़ता है, यहां पे पाकिस्तान पड़ता है। भारत व पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा लगती है, ये सीमा रेखा लगती है, इसे रेडक्लिफ रेखा कहा जाता है। इस रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण सर सिरियल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। सर सिरियल रेडक्लिफ, इसका पूरा नाम था रेडक्लिफ। और जब सर सिरियल रेडक्लिफ रेखा ने इसका निर्धारण किया तो इसका नाम भी क्या रख दिया गया? रेडक्लिफ रेखा। और इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947 को सर सिरियल रेडक्लिफ के द्वारा रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। और इसकी जो टोटल लंबाई पड़ती है रेडक्लिफ रेखा की, वो पड़ती है 3310 किलोमीटर। 3310 किलोमीटर पड़ती है। इस रेडक्लिफ रेखा के ऊपर भारत के दो तो राज्य है, एक तो लद्दाख और जम्मू, दो तो यूटी पड़ते हैं, लद्दाख व जम्मू। और 3 राज्य है, एक तो पंजाब, राजस्थान और गुजरात पड़ते हैं। सिंपल सा प्रश्न क्या पूछ रहा? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था। प्रश्न अगला, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? सुनना, भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? अंडमान निकोबार के 7 बड़े द्वीप है। अंडमान निकोबार के 7 बड़े द्वीप पड़ते हैं, 4 द्वीप पड़ते हैं, उसे तो अंडमान के द्वीप पड़ते हैं। 4 द्वीप तो अंडमान के पड़ते हैं, बड़े द्वीपों में बात कर रहा हूं। और 3 द्वीप पड़ते हैं निकोबार के। टोटल 7 द्वीप है। 4 तो अंडमान के पड़ते हैं और 3 किसके पड़ते हैं? अंडमान निकोबार के। 3 तो निकोबार के और 4 किसके पड़ते हैं? अंडमान के द्वीप पड़ते हैं। मैं बात करता हूं उत्तरी अंडमान, इसका नाम उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार, छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। और इसी जो दक्षिणी अंडमान पड़ता है, इसी दक्षिणी अंडमान के ऊपर अंडमान निकोबार की राजधानी है। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर। इसी के ऊपर इसकी राजधानी पड़ती है। कौन सी? पोर्ट ब्लेयर राजधानी पड़ती है। इसी के जस्ट इस साइड के अंदर एक द्वीप पड़ता है, बेरन द्वीप, और एक द्वीप पड़ता है नारकोंडम द्वीप। एक तो बेरन द्वीप पड़ता है, दूसरा कौन सा? नारकोंडम द्वीप पड़ता है। भारत के अगर ज्वालामुखी से संबंधित बात करेंगे तो 2 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय द्वीप है जहां से ज्वालामुखी अभी भी निकलती है, बेरन ज्वालामुखी। बेरन द्वीप के ऊपर ज्वालामुखी है, बेरन ज्वालामुखी, जहां से वर्तमान में अभी भी ज्वालामुखी निकलती है। तो उसे भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी ज्वालामुखी है? बेरन ज्वालामुखी। और भारत की एकमात्र मृत ज्वालामुखी कौन सी है? नारकोंडम ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। भारत के एकमात्र मृत ज्वालामुखी कौन सी है? नारकोंडम ज्वालामुखी भारत की एकमात्र मृत ज्वालामुखी पड़ती है। और एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? बेरन ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पड़ती है। तो क्या भारत के किस भाग में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? तो किस भाग में है? तो निकोबार, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, इसी भाग के अंदर पड़ती है यहाँ पे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर कौन सी थी? बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है।
भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कही जाती है कौन सी ज्वालामुखी? बेरन ज्वालामुखी। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन से हैं? भारत का सबसे बड़ा राजस्थान, उसके पश्चात अगर बात करूं तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे छोटे की बात करूं तो गोवा, सॉरी सिक्किम है सबसे छोटा, फिर गोवा, त्रिपुरा, ये सबसे छोटा पड़ता है। सबसे बड़ा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम, गोवा व त्रिपुरा पड़ता है। ठीक है, बात करता हूं आपको, ओहो गलत लिख दिया, ये बिल्कुल सही था, गोवा, उसके बाद में सिक्किम और इसके बाद में त्रिपुरा। गोवा सबसे छोटा, फिर सिक्किम और त्रिपुरा पड़ता है। और ये पहले 1 नवंबर 2000 से पहले मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 को जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, मध्य प्रदेश से क्या अलग होता है, जैसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होता है, तो अलग होते ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग होते ही ये मध्य प्रदेश छोटा हो जाता है। मध्य प्रदेश तो छोटा हो गया और बड़ा कौन बन जाता है? राजस्थान इसका सबसे बड़ा राज्य बन जाता है। इसके बारे में बेसिक आपको बात पता होनी चाहिए। आगे चले तो कौन सा इसका होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भूआकृति प्रदेश कौन सा है? उत्तरी मैदान, उत्तर पर्वत, तटीय मैदान और दक्षिण का पठार। जो भारत का ये दक्षिणी भारत पड़ता है और इस दक्षिणी भारत में जो पठार पाया जाता है जिसे प्रायद्वीप का पठार कहा जाता है। प्रायद्वीप का पठार कहा जाता है, जिसे दक्कन का पठार कहा जाता है। यह प्रायद्वीप का पठार भारत के लगभग भूभाग के 50% भाग पे फैला हुआ है। भारत के कुल भूभाग के लगभग 50% पे फैला हुआ कौन सा पठार? प्रायद्वीप का पठार। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पे कौन सा पठार है भारत के? प्रायद्वीप का पठार। तो अपने कह सकते हैं दक्षिणी का पठार भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे पाया जाता है। इसका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहां से सही निकलेगा, डी नंबर। भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, कामेत, नंदाकोटा या फिर नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी पड़ती है? कामेत पड़ती है, गॉडविन ऑस्टिन है, नंदाकोटा है या फिर नंदा देवी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन पड़ती है, जो कि जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8711 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है 8711, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, लद्दाख के क्षेत्र में आती है, पीओ के क्षेत्र में आती है। भारत की सबसे ऊंची जो कि कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन सी श्रेणी के अंतर्गत है? कराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आती है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी श्रेणी पड़ती है, जो कि ट्रांस हिमालय का भाग है। सुनना, ट्रांस हिमालय के 3 श्रेणियां हैं, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। इसी कराकोरम श्रेणी की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी पड़ती है उसे गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसे K2 भी कहा जाता है, K2। और ये भारत की सबसे ऊंची 8611 मीटर पड़ती है। 8711 नहीं है, 8611 मीटर पड़ती है। और उसके बाद में यहीं तक अपने 10% है, काफ़ी अच्छे एक्सप्लेन किया था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दिन कल। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट। मिलते हैं अपने कल। थैंक यू।